हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उसको दो पार्ट में कंसिस्ट किया गया है। किन दो पार्ट्स में कंसिस्ट किया गया है? तो एक तो हो गया हमारा ब्रेन और दूसरा हो जाता है हमारा क्या, दूसरा हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो हम पहले पार्ट यानी ब्रेन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आइए हम समझ लेते हैं ब्रेन के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें। ठीक है, ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। ठीक है, हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, ये चीज़ आपने समझा। एक तो ब्रेन हो गया, दूसरा हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड हो गया। ठीक, तो जिसमें से हम पहले पार्ट की बात करेंगे ब्रेन। तो ब्रेन के बारे में आज हम लोग समझेंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ब्रेन हमारे बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ना, और इसी से पूरे बॉडी पर कहीं ना कहीं कंट्रोल होता है। हमारी पूरे बॉडी पर कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन करता है बच्चों। ठीक है, तो हम उसी ब्रेन के बारे में सबसे पहले समझेंगे। तो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो नर्वस सिस्टम में जो ब्रेन होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है बच्चों। ठीक है, आगे हम अगर बात कर लेते हैं, इट इज़ लोकेटेड इन रिगिड बोनी बॉक्स कॉल्ड क्रैनियम। अब जो हमारा ब्रेन होता है बच्चों वो एक बोनी बॉक्स होता है। ठीक है, बोनी बॉक्स का मतलब होता है हड्डियों का बना हुआ एक बॉक्स होता है, उसी बॉक्स के अंदर हमारा ब्रेन रखा हुआ होता है। ठीक है, उस बॉक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग क्रैनियम बोलते हैं। तो ये जैसे हमारा ब्रेन है, तो ब्रेन क्या है यहाँ पर, ये क्या है? ये क्रैनियम है। क्रैनियम का मतलब हड्डियों से बना हुआ एक संरचना होगा जिसे हम लोग क्रैनियम बोलेंगे। ठीक है, और उस क्रैनियम के अंदर हमारा जो ब्रेन होता है वो बहुत प्रोटेक्ट होकर रहता है। प्रोटेक्ट होकर मतलब क्या होता है कि ये जो क्रैनियम होता है ये हमारे ब्रेन को बाहर से प्रोटेक्ट करता है। जैसे बाहर से कभी धक्का लग जाता है या हम कहीं गिर पड़ते हैं या दीवार से अगर टक्कर खा जाते हैं, तो उस कंडीशन में सारी चीज़ें जो झेलता है वो हमारा क्रैनियम झेलता है, यानी ब्रेन पर उसका किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि क्या होता है, एक रिगिड बोनी बॉक्स होता है जिसे हम लोग क्रैनियम बोलते हैं, और इसी क्रैनियम के अंदर जो हमारा यानी ह्यूमन ब्रेन होता है वो सिचुएटेड होता है। ओके, अगर हम मास की बात करें अबाउट 50-100 ग्राम, हम अगर अपने ब्रेन के मास की बात करते हैं तो जो हमारा ब्रेन होता है वो 50-100 मास का होता है। ठीक है, 1500 मास का होता है, यानी 1500 ग्राम का हमारा जो ब्रेन होता है। और इसके अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो ये वॉल्यूम होता है 365 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इसका क्या होता है? ये हमारे ब्रेन का वॉल्यूम होता है। यहाँ तक समझ में आया? इट इज़ कवर्ड विद डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। हमारा जो ब्रेन होता है, सपोज कर लो ये हमारा यहाँ पर ब्रेन है। ठीक है, और ये जो ब्रेन होता है ये डबल लेयर्ड एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। यहाँ पर डबल लेयर मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं मीनिंग्स। ठीक है, मीनिंग्स। ठीक है, ये बोलते हैं हम लोग मीनिंग्स बोलते हैं इसको। और द स्पेस बिटवीन टू लेयर्स बीइंग फिल्ड अ लिक्विड कॉल्ड सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अब देखो ये जो लेयर होती है प्रोटेक्टिव मीनिंग्स लेयर, और यहाँ पर क्या होता है, इन दोनों लेयर के बीच में बच्चों क्या होता है, एक हमारा यहाँ पर क्या होता है, एक फ्लूइड फिल होता है जिसे हम लोग सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। द फ्लूइड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम द एक्सटर्नल शॉक्स। ठीक है, अब देखो ये ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड होता है वो क्या करता है कि बेसिकली जो एक्सटर्नल शॉक्स होते हैं, यानी बाहर से जो भी हमें धक्का लगना है ना, गिर पड़ना, ये जितने भी एक्सटर्नल शॉक्स होते हैं उन सब से ब्रेन को बचाता है। देखा होगा कई बार हम लोग लेटने जाते हैं और अचानक से दीवार पर क्या होते हैं, लड़ जाते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में यही हमारा जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है ब्रेन के अंदर, यहाँ पर दो लेयर के बीच में, ये ब्रेन को धक्का नहीं लगने देता है, यानी ब्रेन को हमारे प्रोटेक्ट करके रखता है। जैसे अब यहाँ पर अगर कोई धक्का लगता है, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा या कोई शॉक लगा, तो ये फ्लूइड उसको सह लेता है, मतलब वो धक्का यहाँ फ्लूइड तक जाता है
और इन्हीं के बीच में रहता है, यहाँ तक ये चीज़ें नहीं होती। जब बहुत ही बड़ी इंजरी होती तब जा करके यहाँ पर, जब क्रैनियम वगैरह टूट जाता है तब जा करके हमारे ब्रेन को नुकसान होता है। बेसिकली हल्के फुल्के जो एक्सटर्नल शॉक्स होते हैं उन सबको ये हमारा जो फ्लूइड होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में है। अब हम बच्चों ब्रेन की बात करते हैं, तो अगर हम ब्रेन की बात करें, यहाँ पर देख लीजिएगा, ह्यूमन ब्रेन हैज़ 3 मेन पार्ट। जो ह्यूमन ब्रेन होता है उसके मुख्यतः यानी मेनली 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? नंबर 1 आ जाता है हमारा फोर ब्रेन, नंबर 2 आ जाता है मिड ब्रेन, और नंबर 3 आ जाता है हमारा हिंड ब्रेन। तो ह्यूमन ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। कौन कौन सा? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन में। ठीक है, अब हम फोर ब्रेन के बारे में बात करेंगे, यानी पार्ट नंबर 1 के बारे में बात करेंगे। अगर हम फोर ब्रेन की बात करें तो दिस इज एंटीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन। तो जो हमारा ब्रेन होता है उस ब्रेन का जो एंटीरियर पार्ट होता है वो फोर ब्रेन होता है, विच फॉर्म्स 2/3 पार्ट ऑफ द ब्रेन। फोर ब्रेन क्या होता है कि हमारे ब्रेन का 2/3 पार्ट होता है, यानी पूरा अगर 100% ब्रेन है तो उसका जो 2/3 पार्ट होगा वो कौन होगा? वो फोर ब्रेन होगा। ठीक है, आगे, इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। ठीक, अब देखो इसके कितने पार्ट्स होते हैं? अब फोर ब्रेन के भी 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? पहले पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो पहला पार्ट आ जाता है सेरिब्रम। ठीक है, फोर ब्रेन का पार्ट पहला कौन सा आता है? सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या होता है बच्चों? इट कंपोज्ड ऑफ 2 हाल्व्स कॉल्ड सेरिब्रल हेमिस्फेयर। ठीक है, जो सेरिब्रम होता है वो 2 हाल्व्स का बना होता है। ठीक है, और उसी हाल्व्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सेरिब्रल हेमिस्फेयर। ठीक है, अब ईच हेमिस्फेयर हैज़ 3 डीप ग्रुप्स। अब प्रत्येक हेमिस्फेयर के पास में क्या होंगे? 3 डीप ग्रुप्स होंगे, यानी 3 डीप ग्रुप्स होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा? विच डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट, जो आगे चल करके 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। मतलब अगर हम बात करें इन ग्रुप्स की तो ये ग्रुप्स आगे चल करके कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं? 4 पार्ट में। कौन कौन से? देखिएगा, फर्स्ट पार्ट की बात करें तो फ्रंटल लोब आ जाता है, पैरेंटल लोब आ जाता है, टेम्पोरल लोब आ जाता है और ऑसिपिटल लोब आ जाता है। यानी कहीं ना कहीं हम करें तो सेरिब्रम भी आगे चल करके 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है ना? कौन? फ्रंटल लोब, पैरेंटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑसिपिटल लोब। अब अगर हम सेरिब्रम की बात करते हैं बच्चों, तो सेरिब्रम की बात करते हैं तो देयर आर मेनी रीजन्स ऑफ सेरिब्रम विच आर द सेंटर विच कंट्रोल वॉलंटरी एक्शन। अब देखो ये सेरिब्रम हमारा क्या होता है? ये एक सेंटर होता है जहाँ से हमारे वॉलंटरी एक्शन कंट्रोल किए जाते हैं। वॉलंटरी एक्शन का मतलब होता है कि विच कंट्रोल वॉलंटरी एक्शन सेंटर्स ऑफ रिसेप्शंस ऑफ सेंसरी स्टिमुली। जो हमारी सेंसरी स्टिमुली होती है वो सारी चीज़ें किसके द्वारा? सेरिब्रम के थ्रू हमारी क्या होती है? कंट्रोल होती है। जैसे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर स्मेल, साउंड, टच, टेस्ट। अगर हम स्मेल के बारे में बात करें तो जो स्मेल हमें पता चलती है ना, अच्छी स्मेल है या बुरी स्मेल है, तो ये सारी जो चीज़ें हमें पता चलती हैं या जो इनका कंट्रोल होता है वो किसके हाथ में होता है? ये हमें पता चलता है सेरिब्रम के द्वारा। उसके बाद में अगर साउंड की बात करें, साउंड का मतलब जो हमें सुनाई देता है, ये सारी चीज़ें हैं ना, हम बोलते हैं तो हमें कोई बाहर से गाना बज रहा है तो गाना सुनाई दे रहा है, या कोई भी चीज़ हमें जब सुनाई देती है तो वो भी कहीं ना कहीं किसके द्वारा होता है? वो भी हमारा सेरिब्रम के द्वारा ही होता है। आगे हम टच की बात करें तो हमें जब कोई टच करता है या हम किसी चीज़ को टच करते हैं तो ये सारी चीज़ें जो कंट्रोल होती हैं वो किसके द्वारा? सेरिब्रम के थ्रू होती हैं। और उसके बाद आ जाता है टेस्ट। टेस्ट वगैरह जो हम खाते हैं है ना, कोई चीज़ कड़वी होती है तो कोई खट्टी होती है, कोई मीठी होती है, कोई नमकीन होती है, तो ये सारे जो टेस्ट पता चलते हैं वो भी हमें सेरिब्रम के द्वारा ही पता चलते हैं। अगर सेरिब्रम हमारा क्या हो जाए, कहीं ना कहीं डैमेज हो जाए, तो ये सारी चीज़ें
हमें नहीं पता चल पाएंगी, है ना। अगर सेरिब्रम वर्क ना करे तो हमें ना ही तो स्मेल पता चलेगी, ना ही तो हमें टेस्ट पता चलेगा, ना ही तो हमें साउंड के बारे में पता चलेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड होती हैं, सेरिब्रम के बारे में। एंड सीट ऑफ इंटेलिजेंस, इमोशन, सेरिब्रम। अब देखो यहीं से हमें क्या होता है, इंटेलिजेंस मतलब सोचने समझने की जो क्षमता होती है, किसी चीज़ के बारे में जानने की क्षमता, तो इंटेलिजेंस वगैरह जो वर्क होता है ये भी हमारा सेरिब्रम के थ्रू होता है। और उसके साथ में इमोशंस, इमोशंस का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा हमने डरावना दृश्य देख लिया तो डर जाते हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा रोने वाली जैसे मूवी वगैरह देख ली तो वहाँ पर क्या होते हैं, लोग मूवी देखते देखते रो देते हैं। तो जो इमोशंस वगैरह का कंट्रोल होता है वो हमारा किसके द्वारा होता है, सेरिब्रम के द्वारा। तो इंटेलिजेंस और इमोशन भी हमारा सेरिब्रम के थ्रू ही कंट्रोल होता है। आगे हम बात करते हैं, सेरिब्रम आल्सो कंट्रोल्स ब्रीथिंग, हार्ट बीट, इंगेशन एंड डाइजेशन ऑफ फूड। अब देखो सेरिब्रम किस किस पे और का, तो ब्रीथिंग पे भी कंट्रोल लगता है, सांस लेना, है ना, छोड़ना, तो ये सब पूरा जो एक रिदम बना हुआ है इस पर हमारा सेरिब्रम का ही कंट्रोल रहता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हार्ट बीट की, तो हार्ट बीट में क्या होता है बच्चों, तो हार्ट बीट में भी हमारा क्या होता है कि हार्ट बीट क्या होता है, एक रिदम के साथ चलती है ना। पर सेकेंड या पर मिनट हार्ट बीट कितनी होती, 72 नॉर्मल हेल्दी पर्सन में। तो ये जो हार्ट बीट का एक रिदमिक चीज़ें बनी होती, हार्ट बीट ना ही तो बहुत ज़्यादा तेज़ होती और ना ही तो बहुत ही ज़्यादा स्लो होती, तो ये कंट्रोल में अपने रहती हैं। तो ये सब चीज़ें हार्ट बीट पर कंट्रोल किसका रहता है, सेरिब्रम। इंगेशन, किसी चीज़ को इंगेस कर लेना, खाना चबाना निगलना। डाइजेशन ऑफ फूड, खाने को डाइजेस्ट करना। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इन सभी पर हमारे सेरिब्रम का कंट्रोल रहता है, ठीक है। तो हमने सेरिब्रम के बारे में यहाँ तक पढ़ लिया। अब सेरिब्रम के बाद हम चलते हैं, उसी का सेकंड पार्ट आ जाता है डाइसिफेलॉन, ठीक है। अब हम डाइसिफेलॉन की बात करते हैं तो थैलमस, हाइपोथैलमस, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पीनियल बॉडी आर द पार्ट ऑफ डाइसिफेलॉन। अब देखो डाइसिफेलॉन के कौन कौन से पार्ट आ जाते हैं, तो अगर हम थैलमस की बात करते हैं, हाइपोथैलमस की बात करते हैं, हम थैलमस की बात कर लेते हैं, हाइपोथैलमस की बात कर लेते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड की बात कर लेते हैं, प्यूनियल बॉडी, ये सभी पार्ट मिल करके डाइसिफेलॉन बनाते हैं, ठीक है, इस पार्ट को बनाते हैं। एंड इट इज़ द सेंटर ऑफ हंगर एंड थर्स्ट। ये क्या होता है, हंगर और थर्स्ट का सेंटर होता है। हंगर का मतलब हमें भूख लगना, तो सब इसी के माध्यम से पता चलेगा, प्यास लगना तो इसी के माध्यम से पता चलेगा, है ना। मतलब इन्हीं ग्लैंड की वजह से सारी चीज़ें हम बोल सकते हैं ये हमारा सेंटर होता है थर्स्ट और हंगर का, ठीक। तो हमने यहाँ तक फोर ब्रेन के बारे में समझ लिया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे मिड ब्रेन के बारे में और हिंड ब्रेन के बारे में, ओके। आगे हम बात करेंगे मिड ब्रेन की, ठीक है। तो हम मिड ब्रेन की अगर बात करते हैं तो इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन द फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। तो देखो अगर हम मिड ब्रेन की बात करते हैं तो जो हमारा मिड ब्रेन होता है वो हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन के बीच में होता है, ठीक है। इट इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट विच कनेक्ट द सेरिब्रम विद मेंडुला ऑब्लिगेटा एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब देखो मिड ब्रेन क्या होता है, ये एक छोटा सा पार्ट होता है, वेरी स्मॉल पार्ट, और जो कि क्या करता है, कनेक्ट करता है सेरिब्रम को किससे, मेडुला ऑब्लिगेटा और स्पाइनल कॉर्ड को। यानी मिड ब्रेन ही हमारा वो माध्यम होता है, वो मीडियम होता है जो क्या करता है, जो करता है हमारा सेरिब्रम को मेडुला ऑब्लिगेटा और स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करके रखता है बच्चों, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा। इट्स फंक्शन टू मेंटेन द मैकेनिकल बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड कंट्रोल ऑप्टिकल मसल। अब देखो हमारे बॉडी का जो मैकेनिकल कंट्रोल होता है वो मैकेनिकल कंट्रोल हमारा कौन करता है, मिड ब्रेन करता है। एंड द बॉडी एंड कंट्रोल ऑप्टिकल मसल्स, जो हमारी ऑप्टिकल्स मसल्स होती है उनको भी ये कंट्रोल करता है, विच इंक्लूड्स ऑप्टिक लोब विच आर सेंटर ऑफ विजन।
ठीक है। अब देखो ऑप्टिकल मसल्स की बात करते हैं, जो कि हमारा क्या होता है, इट इंक्लूड ऑप्टिक लोब, जो ऑप्टिक लोब से इंक्लूड होता है, एंड विच आर सेंटर ऑफ विजन। विजन का मतलब जो हमारे देखने का काम होता है। तो देखने पर ये जो काम होता है, जो हमारा विजन का अगर कंट्रोल की बात करें तो ये हमारा किसके द्वारा, मिड ब्रेन के थ्रू ही कंट्रोल होता है। आगे हम चलते हैं, हिंड ब्रेन की बात कर लेते हैं। हिंड ब्रेन की बात करते हैं तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। हिंड ब्रेन को भी हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 आ जाता है हमारा सेरेबेलम और दूसरा पार्ट आ जाता है मेंडुला ऑब्लिगेटा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सेरिबेलम की तो इट इज़ लोकेटेड इन द बैक साइड एट द बेस ऑफ ब्रेन। अब सेरिबेलम होता कहाँ है, तो अगर हम बैक साइड ऑफ ब्रेन की बात करें, ये बैक साइड ऑफ ब्रेन तो बेस में यहाँ नीचे साइड में जो होता है वो हमारा सेरिबेलम होता है ऑफ ब्रेन। इट्स फंक्शन टू कंट्रोल मूवमेंट ऑफ वॉलेंट्री मसल्स। तो जो हमारी वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, ठीक है, और उन वॉलेंट्री मसल्स पे ये क्या करता है, अपना कंट्रोल करता है। जैसे लेग्स, आर्म्स, जैसे हम लोग पैरों में भाई पैर हो या फिर हमारे हाथ हो, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारी वॉलेंट्री मसल्स पाई जाती हैं, ठीक। और इन वॉलेंट्री मसल्स पर ये क्या करता है, हमारा सेरिबेलम कंट्रोल करता है, क्योंकि यही मसल्स हमें चलने में सहायता करती है, यानी हेल्प करती हैं, ठीक है। सेरिबेलम लीड्स टू लैक ऑफ कंट्रोल ऑन मसल्स ऑफ लिम्ब एंड डिसबैलेंस ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग वॉकिंग, राइडिंग अ बाइसिकल। अब देखो, जब हम लोग साइकिल चलाते हैं या जब हम वॉकिंग करते हैं या हम दौड़ते हैं बहुत ही ज़्यादा, है ना, तो जब हम दौड़ते हैं तो हमारे बॉडी का डिसबैलेंस नहीं होता है। मतलब ये ऐसा नहीं कि हम दौड़े तो इधर ही गिर गए, है ना। या फिर हम साइकिल चलाते तो देखा होगा, साइकिल को बिल्कुल घुमा देते हैं, एकदम गोल गोल घुमा देते हैं, या ऐसे लहरा के चलाते हैं। तो उन दोनों कंडीशन में क्या होता है, हमारे बॉडी का जो बैलेंस बना के रखता है, वो बैलेंस बनाने का काम कौन करता है, सेरिबेलम ही करता है। ओके, सेरिबेलम के बाद में बात करते हैं हम लोग मेंडुला ऑब्लिगेटा। मेंडुला ऑब्लिगेटा भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इट इज़ द सिलेंड्रिकल हेड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। मेंडुला ऑब्लिगेटा होता कैसा, कुछ इस तरीके से होगा यहाँ पर, ऐसे, है ना। इसको बोल सकते हैं हेड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। मेंडुला ऑब्लिगेटा क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड का हेड होता है, एंड इट कंट्रोल मेनी इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्स एक्शन सच एज स्नीजिंग, है ना, स्नीजिंग हो चाहे कफिंग हो, है ना, चाहे हम वॉमिटिंग की बात करते हैं तो जो वॉमिटिंग वगैरह दिखाई देती, वॉमिटिंग नहीं होती है, उसका कंट्रोल हो, है ना। अगर हार्ट बीट की बात करते हैं तो हार्ट बीट हो, ब्रीथिंग हो, ब्लड प्रेशर हो, इन सभी चीज़ों का, अगर हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर कंट्रोल है तो वो मेंडुला ऑब्लिगेटा। स्नीजिंग मेंडुला ऑब्लिगेटा, कफिंग मेंडुला ऑब्लिगेटा, ब्रीथिंग मेंडुला ऑब्लिगेटा, है ना, हार्ट बीट मेंडुला ऑब्लिगेटा। तो कहीं ना कहीं मेंडुला ऑब्लिगेटा इन सभी चीज़ों पर अपना कंट्रोल करके रखता है। और दूसरा क्या होता है मेंडुला ऑब्लिगेटा का फंक्शन, बात कर लेते हैं हम लोग। तो मेंडुला ऑब्लिगेटा का एक फंक्शन और होता है, ये क्या करता है, इम्पल्स को लेके जाता है, ब्रेन को देता है, ठीक है, और ब्रेन से रिस्पॉन्स यानी मैसेज लेकर के पूरे बॉडी में जाने का काम करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ट्रांसमिशन का वर्क करता है, ठीक है। तो मेंडुला ऑब्लिगेटा के बारे में आपने समझा कि ब्रीथिंग हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे हार्ट बीट हो, चाहे वॉमिटिंग हो, चाहे कफिंग हो, चाहे स्नीजिंग हो, इन सभी पर अगर हमारा किसी का कंट्रोल रहता है तो वो मेंडुला ऑब्लिगेटा ही इन सभी पर अपना कंट्रोल करके रखता है। आई थिंक लेक्चर समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और अगर लेक्चर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।